और सॉल्व किया जाए। ठीक, आपको लास्ट टाइम जो मैं क्वेश्चंस करा रहा था उसमें सिंपल मैं वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे नंबर्स कैलकुलेट करा रहा था। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लिखो। क्वेश्चन है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, मैं दो क्वेश्चन देता हूं आपको, 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन, और दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे 4.2 ग्राम अजाइड आयन। हालांकि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बता भी चुका हूँ कि नाइट्राइड आयन हमारे लिए क्या होता है और अजाइड आयन हमारे लिए क्या होता है। तो आप सिंपल मुझे Na के टर्म्स में आंसर बता दो कि भाई Na के टर्म्स में आंसर क्या होगा। हाँ भाई बोलो। आसिफ भाई आवाज आएगी, हो सकता है कोई नेट प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत इस वजह से, ना बाकी लोगों के पास आवाज पहुंच रही है, आपके पास भी पहुंचेगी। जैसे एक आंसर आया मेरे पास में, पहले वाले का आंसर 2.4 इंटू एन ए और दूसरे वाले का आंसर 1.6 इंटू एन ए। देख लो भाई। और मुझे बता दो कि क्या सबको लगता है कि हाँ आंसर यही रहेगा। 2.4 इंटू एन ए एंड 1.6 इंटू एन ए। अरे बोलो बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, बाकी लोग भी तो आंसर बताओ, बाकी लोग क्या। ठीक है, देखो मैंने कहा मुझे अगर इसे सॉल्व करना है, आप जानते हो नाइट्राइड आयन जो है दैट इज N-3 है और अजाइड आयन इज N3-। हालांकि ये दोनों ही मैंने आपको लिखाए थे, ऐसी बात नहीं नहीं लिखाए थे। मैं अगर पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन कैलकुलेट कर लूं। भाई मेरा जो काम है वही रह चुका है इससे पहले, और वो सिंपल में लिख सकता हूँ भाई, डायरेक्टली आयन है इसलिए मैं लिख दूंगा मोल इंटू एन ए। मैं अगर मोल कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 4.2 वेट अपॉन एटॉमिक वेट, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट हमें मालूम है 14 के बराबर है, इंटू एन ए। तो आप भी कह सकते हैं भाई ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 0.3 इंटू एन ए। ये नंबर ऑफ आयन आ गए। उससे कहा नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बताओ। तो सिंपल सी बात है, बस ये देख लेते हैं कि भाई एक आयन में कितना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा मैं अगर एक आयन की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि भाई जो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बचपन वाला लिखेंगे तो ये 5 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीन और ऐड हो गए तो भाई जाहिर सी बात है जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैलेंस सेल में ही ऐड होता है। तो टोटल हमारे पास में कितना हो गया, 8 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मैंने कहा कि भाई एक आयन में 8 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और ऐसे आयन कितने हैं हमारे पास में भाई 0.3 इंटू एन ए। तो हम कह सकते हैं भाई नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2.4 इंटू एन। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई एतराज होगा। ये पहला ही क्वेश्चन है मौज भाई। क्या मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूं? देखो फिर वही काम करना है हमें। सबसे पहले हम नंबर ऑफ अजाइड आयन कैलकुलेट कर लें।
तो मैंने कहा अगर मैं नंबर ऑफ अजाइड आयन कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूला वही रहेगा भाई, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मैं अगर मोल कैलकुलेट करूंगा तो वेट अपॉन मोलर वेट, भाई 3 नाइट्रोजन है इसलिए मोलर वेट कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा इंटू एन। तो मुझे पता चल गया कि भाई हमारे पास में जो नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन है वो कितना है 0.1 इंटू एन, ये मिल गया। अब अगर ऐसा है तो मैं नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बता दूंगा। मुझे मालूम है इसके आगे मुझे क्या करना है, मुझे बस ये काम करना है कि एक आयन में कितना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, बस ये हमें चेक कर लेना है। तो भाई आप जानते हैं कि जो हमारे पास में नाइट्रोजन है उसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। यहाँ 3 नाइट्रोजन है इसलिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 15, और एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल भी तो आया हुआ है, मतलब टोटल हमारे पास में कितने हैं 16 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में 16 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है और ऐसे आयन कितने हैं 0.1 इंटू एन है। तो मैंने कहा अगर नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो हमारे लिए आंसर कितना आ जाएगा 1.6 इंटू एन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे सिमिलर वे में हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेट कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वही सेम कहानी है जो हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। बोलो भाई, ठीक है ना? तो इस तरह का अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो हमें देख रहे हैं कि मैंने कहा अगर जैसे हमें एटम्स कैलकुलेट करा रहा है वैसे ही मैंने कहा अगर हमसे ठीक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर के कैलकुलेट कराता तो वो आराम से बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हमारे सामने आएगी नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, एक अगला क्वेश्चन आप लिखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स present in 1 drop of water having volume 0.001 ml। हालांकि इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट आपको है नहीं, आप सभी जानते हैं कि पानी का डेंसिटी जो है वो हमारे लिए 1 ग्राम पर ml के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ रहे हो? मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने पानी का एक ड्रॉप ले रखा है, उस एक ड्रॉप में पानी के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे मुझे ये बताना है, और साथ में कंडीशन दे रखी है कि पानी का जो भी एक ड्रॉप है उसका वॉल्यूम जो है 0.001 ml के बराबर है। तो आप मुझे बताओ भाई कि उस केस में हमारे लिए ठीक है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे। तरीका आप जानते हैं बढ़िया तरीके से, आपको मालूम है कि मुझे अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो तरीका क्या रहेगा। ठीक है, जैसे एक आंसर आया मेरे पास में 3.3 इंटू 10⁻19 या 0.33 इंटू 10⁻20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही सेम आंसर है, मैं आराम से टिक कर सकता हूँ और बता सकता हूँ। हाँ भाई, बाकी और लोग बताएं, बाकी और लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि भाई मुझे वॉल्यूम जो 0.001 ml दे रखा है, और मैं जानता हूँ कि भाई 0.001 ml या 0.001 ग्राम, बात तो एक ही है। पानी के लिए हमें मालूम है वेट और वॉल्यूम दोनों बराबर होते हैं। तो मैंने कहा मैं अगर मोल कैलकुलेट करूंगा तो मोल कितना आ जाएगा भाई, वेट अगर मालूम है तो मोल के लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जानता हूँ मोल इज वेट अपॉन मोलर वेट, तो ये उसका मोल आ जाएगा।
अब अगर मोल आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें मालूम है कि भाई जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मैंने उसका एक ही फॉर्मूला पढ़ाया आपको लास्ट लेक्चर में, दैट इज मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो हम ये कह सकते हैं भाई ये कितना आ जाएगा, 0.001/18 इंटू एन ए। वो अलग बात है कि आप उसका वैल्यू रखना चाहो तो 0.001/18 इंटू एन ए 6.022 इंटू 10^23 है, मैंने उसे ही रख दिया। और जैसा कि आप लोग सॉल्व करके बता रहे हो, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप पर भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आप लोग जो आंसर बता रहे हो वो 3.3 इंटू 10^19 के टर्म्स में आ रहा है। तो कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी बात है जो हमें समझ में नहीं आएगी, हम आराम से बता दिया करेंगे। अगला एक और आसान सा क्वेश्चन लिखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ molecules are present in, जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 44 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो पहले इसका आंसर बताओ। मॉड्यूल जो है जब आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन के टाइम ही आपको इसका मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर बाई चांस किसी ने एडमिशन ले लिया और उसे मॉड्यूल नहीं मिला है तो केमिस्ट्री का मॉड्यूल कोचिंग में आके कलेक्ट कर सकता है, आप कोचिंग में ले सकते हैं जाके। और फिर भाई डीपीपी वाज वेरी इजी, हाँ तो कोई नहीं, शुरुआत है ना, अच्छी बात है। टफ करके तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता है, बताओ टफ करके इस साल नीट के पेपर में कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, आसान ही आसान पेपर आ गया पूरा। नहीं मॉड्यूल लास्ट ईयर वाला नहीं है, इस बार अलग है मॉड्यूल जो है। जो बाहर रहता है वो अपना एड्रेस सेंड कर दे तो हम उसका जो मतलब ठीक है पैकेज है वो कोरियर करा देंगे आप लोगों को। आप अरुण सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना, जो भी बाहर वाले अगर बाई चांस अलीगढ़ के नहीं है तो आप अरुण सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, उन लोगों को हम कोरियर करा देंगे। हाँ भाई, क्या सभी को लगता है आंसर डी होगा? ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है आपको। दो, आपको मालूम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, मैंने आपसे नो डाउट एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। मैंने आपसे बस यही कहा था कि भाई जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास में, दैट इज मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो आप और मैं सभी इस बात से सहमत भी हैं कि जिस केस में मोल सबसे ज़्यादा होंगे उस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बस ये पता कर लेते हैं कि भाई मोल किस केस में ज़्यादा है, तो मैं सारे केसेस में मोल कैलकुलेट कर लूँ। तो मैंने कहा अगर मैं मोल की बात करूँगा तो हम जानते हैं वही वेट अपॉन मोलर वेट, इसमें 1 हो जाएगा। वेट अपॉन मोलर वेट 1/2 या 0.5 आ जाएगा। इधर हम देखेंगे तो वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है, तो मैंने कहा ये 1 हो जाएगा। और इधर हम देखेंगे वेट अपॉन मोलर वेट जो कि मेरे पास में 28 है, मतलब ये जो भी है 1 से तो ज़्यादा ही आना है। तो आप ये कह सकते हो भाई इस केस में नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा है, और अगर मोल सबसे ज़्यादा है तो नो डाउट हम कह पाएंगे भाई मॉलिक्यूल के नंबर भी क्या होंगे, इसी केस में सबसे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट आप लिखिए 1 ml वाटर, 18 ml वाटर, 180 ग्राम आइस, 1 लीटर वाटर,
22.4 लीटर वाटर वेपर एट एसटीपी। ठीक है, क्वेश्चन आसान है एकदम। बस आपको यही बताना है कि भाई किस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होंगे। अब आप चेक कर लो। डी। ठीक है, आप लोगों से बात से मैं सहमत हूँ। भाई अगेन कंडीशन वही है, भाई जिस केस में मोल सबसे ज़्यादा होंगे उस केस में मॉलिक्यूल भी सबसे ज़्यादा होंगे। गुड। ठीक है, तो क्या सभी लोग सहमत है इस बात से कि आंसर डी होगा? भाई देखो, हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, 1 ml वाटर का मतलब 1 ग्राम वाटर है। तो मैंने कहा अगर मैं मोल कैलकुलेट करूँगा तो 1 ग्राम है, तो वेट अपॉन मोलर वेट आ जाएगा। 18 ml का वाटर मतलब 18 ग्राम है। ठीक है, तो 18/18 मतलब ये 1 आ जाएगा। 18 ग्राम आइस है, तो नो डाउट वही 18 वेट अपॉन मोलर वेट 1 आ जाएगा। 1 लीटर वाटर, हालांकि कल भी हमने एक कैलकुलेशन की थी, मतलब 1 किलोग्राम वाटर या 1000 ग्राम वाटर है, तो मोल 55.5 आ जाएगा। और क्योंकि मुझे इस वाले ऑप्शन में वाटर वेपर दे रखा है, इसीलिए मैं वॉल्यूम वाला ही फॉर्मूला लगा दूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4, तो 1 आ जाएगा। अब आप खुद इस बात को देख सकते हैं, भाई इस कंडीशन में मोल हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, और नो डाउट मैंने कहा जिस कंडीशन में मोल सबसे ज़्यादा होंगे उस कंडीशन में मॉलिक्यूल भी सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। 100 ml ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, 100 ml नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, 100 ml कार्बन डाई गैस एट एसटीपी, all have same number of molecules। ठीक है, आप देख लो जो आपको सही लगे। ठीक है, डी, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, बिल्कुल ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? भाई तो आपको मालूम है सारी ही कंडीशन एसटीपी की हैं, सबका वॉल्यूम बराबर है। अगर वॉल्यूम बराबर है तो मोल भी बराबर आएगा, और मैंने कहा अगर मोल बराबर आएगा तो नो डाउट मॉलिक्यूल के नंबर भी बराबर हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं भाई ऑल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई एतराज नहीं है। चलिए, अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो भी नोट किया जाएगा, नो डाउट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स are present in 1 gram lithium, 1 gram sodium, 1 gram silver, 1 gram गोल्ड। ठीक, मुझे नहीं लगता है कि मतलब इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं आता होगा। ये आंसर पहले वाले का। ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी इन बातों से।
देखो आपको मालूम है ये तो सभी एटॉमिक फॉर्म में दिए, तो कुछ करना ही नहीं है, बस डायरेक्टली मैं जो है मोल कैलकुलेट कर लूँ। अगर एटॉमिक फॉर्म में ही तो डायरेक्टली कह दूंगा मोल जिसका ज़्यादा उसका मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा आ जाएंगे। तो मुझे मालूम है वेट अपॉन एटॉमिक वेट, है ना, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट एंड वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ये आएगा। आप सभी जानते हैं भाई लिथियम का मोल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में डायरेक्टली, तो हमने कह दिया भाई इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स भी सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन इस साल दिया था। इवन आप देखोगे तो मतलब आप ये कह सकते हो उससे आसान कुछ था ही नहीं पेपर में, कि इवन एटॉमिक वेट भी आपको ऑप्शन में लिख के दे दिए थे, ये भी नहीं था कि एटॉमिक वेट भी ना लिखे हो उसने एग्जाम में। तो आप मुझे बस इतना बताओ कि सब लोगों ने सही किया था, या कोई ऐसा भी महान आत्मा है आप लोगों में से, कोई ऐसा ना जिसने ये क्वेश्चन भी गलत किया था? क्यों भाई, मुझे जानना है। सबने सही किया था? कोई तो होगा जिसने गलत किया होगा, सच सच बता दो अपनी कसम खा के। क्यों? चलो अच्छा है, सही किया। देखते जाना, मैं आपसे ना 45 क्वेश्चन पूरे करा दूंगा, जब वो आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा ये 2020 में आया था, और जो है, ठीक है ना, और आप सब बताते जाओगे हमने ये भी सही किया, ये भी सही किया, मतलब आपके हिसाब से पूरे 45 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में फिर भी 180 नहीं आएंगे आपके। ऐसा मैं हर साल नोटिस किया हुआ है। चलो इसका आंसर क्या होगा सेकंड वाले का बताओ। बोलो भाई। चलिए, कुछ लोगों का मानना है कि आंसर डी, ये ज़्यादातर लोगों का मानना है आंसर डी है। एक आध आंसर सी भी आया हुआ है मेरे पास में, चेक कर लें, ठीक है ना। देखो मैंने कहा सबसे पहली कहानी है कि हम मोल कैलकुलेट कर लें। मैंने कहा अगर हम मोल कैलकुलेट करेंगे तो हम जानते हैं भाई मोल तो वही वेट अपॉन मोलर वेट से मिल जाएगा, तो इसका 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4.25 अपॉन मोलर वेट जो कि 17 है, मतलब वो 1/4 आ जाएगा। इसका हम देखेंगे तो ये आ जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट, मतलब 1/2 आ जाएगा। और 18 ग्राम वाटर है, मतलब ये 1 आ जाएगा। ये मेरे पास में मोल आ गए। देखो मुझे मालूम है जब एटम्स के नंबर पूछे गए हैं तो मैं डायरेक्टली मोल को देख के कभी नहीं बताऊंगा, वो एक इत्तेफाक हो सकता है कि जिसमें मोल ज़्यादा उसमें एटम्स भी ज़्यादा आ जाए, लेकिन मैं ये काम खुद नहीं करूँगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ना यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने चाहिए। तो हम जानते हैं भाई मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो इसका मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू Na। इसका मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू Na। इसका मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू Na। और आप ये कह सकते हैं भाई इसका मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, 1 इंटू Na। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम सभी जानते हैं भाई एटम्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। अब ये चेक कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है। तो हमें मालूम है भाई H2 में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं, 1/2 इंटू Na के बराबर है। तो मैंने कह दिया भाई एटम्स के नंबर कितने हो गए मेरे पास में, सिंपल Na आ गया। सेकेंड वाले केस में देखेंगे इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं, 1/4 इंटू Na। तो इसमें एटम्स के नंबर भी Na आ गए। इसमें हम देखेंगे एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं, 1/2 इंटू Na। तो हम कह सकते हैं भाई ये 1.5 इंटू Na आ गया। इसमें हम देखेंगे एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, और मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 इंटू Na। अब आप चेक कर लो भाई किस केस में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो मैंने कहा मैंने चेक कर लिया और मुझे पता चल गया कि आंसर डी हो गया। देखो वो अलग बात है कि इसका मोल भी ज़्यादा था और एटम्स भी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये बात हमेशा नहीं चलेगी कि जिसके मोल ज़्यादा उसके एटम ज़्यादा ही हों, ठीक है ना। इसीलिए ये बात देख लेंगे एक बार कि भाई बाई चांस मतलब कोई एटम्स हम बाकायदा चेक कर लेंगे तभी बताएंगे, डायरेक्टली नहीं बताएंगे। ओके। 100 ml ऑक्सीजन गैस एट STP, उसी का एक तीसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं। 100 ml मीथेन गैस एट STP, 100 ml अमोनिया गैस एट STP,
100 ml CO2 गैस एट STP। तो बताओ तो सही भाई, ये तो देख के बता दोगे इसको तो। बी, एक आंसर बी आया हुआ है मेरे पास में। ठीक है, अब तो बहुत लोगों के आंसर बी आ रहे हैं। ठीक है, आपकी बात मान ली जाएगी, आप सभी का मानना है कि इसका आंसर बी होगा। तो ये बात तो तय है कि सबका वॉल्यूम बराबर है। अगर वॉल्यूम बराबर है तो सबके मोल बराबर आएंगे। लेकिन हमें मालूम है कि जब हमें एटम्स के भाई मोल बराबर होंगे तो मॉलिक्यूल के नंबर भी बराबर होंगे। लेकिन हमें तो एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो एटम्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नो डाउट आप जानते हैं भाई सबसे ज़्यादा हम क्या होगा, एटम्स इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला एक आसान सा क्वेश्चन लिखें। विचेज आर करेक्ट रिगार्डिंग 1 mole each of S2, S6 and S8. They have same number of atoms. They have same molar mass. They have same number of molecules. All of these. ठीक है, आप लोगों ने आंसर बताना शुरू कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन इसमें तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, तो देख के बता दिया जाएगा कि हाँ भाई हमारे लिए आप जो पूछना चाह रहे हो वो ऐसे होगा। सी आंसर है। ठीक है, मैं सहमत हूँ आपके आंसर से। ठीक है भाई, क्या कोई अभी भी ऐसा बचा जिसको लगता है कि नहीं आंसर सी नहीं होना चाहिए? ओके, बिल्कुल। देखो आपको मालूम है सबके मोल बराबर हैं। अगर मोल बराबर हैं तो हम सभी जानते हैं भाई मॉलिक्यूल बराबर होंगे, क्योंकि हर केस में हमें वैगोडो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ कि दे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन मॉलिक्यूल के नंबर बराबर हैं तो एटम के नंबर बराबर होंगे ये तो तय नहीं था हमारे पास में। इवन अलग अलग होंगे कि जब मैं S2 के एटम्स में कैलकुलेट करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, S6 में एटम्स के मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, और S8 में 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए एटम्स के नंबर अलग अलग आएंगे। सबका मोलर मास भी नो डाउट अलग अलग आएगा, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, मैंने कहा अगर मोल बराबर है तो सभी के मॉलिक्यूल्स के नंबर भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आप लिखिए, X molecules are removed from 200 milligram N2O 2.89 into 10 की पावर -3 moles of N2O are left. Then find value of X.
ठीक, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन समझने में। कि हमारे पास में इनका 200 मिलीग्राम नाइट्रस ऑक्साइड है, उसमें से हमने एक्स मॉलिक्यूल हटा दिए, और उसने कहा कि ऐसा काम करने के बाद में आपके पास में जो मोल बचे हैं वो 2.89 इंटू 10⁻³ बचे हैं। तो बताओ आपने कितने मॉलिक्यूल उसमें से हटाए, वो मैंने कहा हमसे कैलकुलेट कराया जा रहा है। अब आप देख लो, मुझे आंसर बता दो। ठीक है भाई, एक आंसर आया 0.00165, चेक कर लेते हैं। एक आंसर है मेरे पास में 0.44 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, हो सकता है ऐसा कोई आंसर हो। 2.64 इंटू 10⁻20। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। 2.62 इंटू 10⁻20, 1.65 इंटू 10⁻³ 9.93 इंटू 10⁻26, 9.9 इंटू 10⁻23, 2.1 इंटू 10⁻³ 10⁻20। चलिए देखिए आपके, ठीक अलग अलग आंसर आ रहे हैं मेरे पास में। आंसर तो एक ही होगा, आप बेशक अलग अलग आंसर बता रहे हो। दो, अच्छा, कल का क्लास तो सभी को मालूम है ना, कल मंडे है, कल मैंने आपसे कहा था टेस्ट तो नहीं होगा, कल आप लोगों की क्लास रहेगी। ठीक है, तो सेम टाइम वही 9 बजे ही रहेगा आपका, जैसे रहता है एज इट इज़ रहेगा। बाकी अगले मंडे से आपका बीटीएस स्टार्ट हो जाएगा, और बीटीएस का जो सिलेबस रहता है वो यही रहता है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वही सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो मुझसे कहा गया कि भाई मैंने जो है वो 200 मिलीग्राम नाइट्रस ऑक्साइड ले रखा है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं इसमें मोल कैलकुलेट कर दूं। तो मैंने कहा अगर मैं इसमें मोल कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में मोल कितना है भाई, 200 मिलीग्राम में मैं उसे ग्राम में कन्वर्ट करूं, सबसे पहली बात तो ये है। और मैंने कहा मोल कैलकुलेट करने के लिए मैं उसे मोलर वेट से डिवाइड कर दूं, तो मैंने कहा ये आ जाएगा मेरे पास में भाई, उसका मोलर वेट 44 आ जाएगा। मैंने कहा अगर मैं चाहूँ तो उसे सॉल्व भी कर सकता हूँ। मैंने कहा चलो मैं अगर इसे सॉल्व करके लिखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इट इज़ 200/44। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 4.54 इंटू 10⁻³ मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास में इतने, ठीक कोई नहीं, 10⁻21 के ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में मोल इतने थे भाई हमारे पास में इनिशियली, उसने कहा कि इतने मोल बच गए, तो कितना मोल आप कह सकते हैं वहाँ से एस्केप्ड हुआ, अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ तो मैं पता कर लूँगा बिल्कुल। मैंने कहा अगर मैं मोल रिमूव्ड कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास में इनिशियली मोल था कितना, 4.54 इंटू 10⁻³ और मैंने कहा अभी मेरे पास में फ़िलहाल में है कितना, तो मैंने कहा 2.89 इंटू 10⁻³ तो मैंने कहा बस ठीक है मैं इसे सॉल्व कर ले रहा हूँ।
तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1.65 इंटू 10⁻³ आप ये कह सकते हैं भाई इतने मोल रिमूव हो गए। अगर इतने मोल रिमूव हो गए तो मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड पता कर लूंगा मैं। भाई सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स का तो वही फॉर्मूला है, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो जो मोल रिमूव हुए वो कितने हैं, 1.65 इंटू 10⁻³ और मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूं अवोगाड्रो नंबर से, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1.65 इंटू 6.022। आप इसे अगर सॉल्व कर लें तो मैंने कहा यह आ जाएगा 1.65 इंटू 6.022, मतलब दैट इज 9.96 या 9.97, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चलेगा उतना, इंटू 10⁻20। भाई आप 9.97 को बेशक 10 ले लो, तो मैंने कहा मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा 10⁻20। इतने मॉलिक्यूल जो है वो, ठीक है ना। तो खैर कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, वो कोई बात ही नहीं है। बस मेन है कि भाई हम क्या सॉल्व करना चाह रहे थे, क्या जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, वो हमारे लिए काफ़ी है। बाकी तो एग्जाम में भाई डेटा डिफर करेगा, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट डेटा ही मिल जाए, अगर डिफर करेगा तो हम खुद अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भाई, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। फाइंड टोटल चार्ज present on 1 gram ion of aluminium +3। क्वेश्चन आप मेरा समझ गए, ठीक है ना। मेरा आपसे कहना है कि मैंने जो है एल्यूमिनियम +3 का 1 ग्राम आयन ले रखा है, तो मुझे जानना है कि भाई उस केस में टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट होगा। फटाफट से बता दो मुझे आप, ये आपकी जिम्मेदारी है बताना, तो वो आप कर सकते हो पूरी जिम्मेदारी अपनी। ठीक, एक आंसर आया मेरे पास में 3 इंटू Na इंटू E। एक आंसर आया 1/9 इंटू Na, है ना। एक आंसर आया 4.8 इंटू 10⁻19 इंटू Na कूलम। एक आंसर वही 1/9 इंटू Na, 1/9 इंटू Na इंटू E, 1/9 इंटू Na। चलो ठीक है, आप बता रहे हो जैसे भी। देखो बात क्या है, बात कुछ ऐसी है हमारे लिए कि हम जो है, भाई ठीक है मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, इतना तो हम सभी समझ रहे हैं कि हमारे पास में 1 ग्राम आयन है, इसका मतलब मेरे लिए मोल ऑफ आयन कितना हो गया 1। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये बात बता दी थी कि अगर कहीं पे ग्राम एटम लिखा है, ग्राम आयन लिखा है, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, इसका मतलब ये क्या, मोल ऑफ आयन या मोल ऑफ एटम या मोल ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ग्राम आयन लिखा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि है भाई ये मोल ऑफ आयन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि 1 हो गया। तो मेरा सबसे पहला काम है कि मैं नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन पता कर लूँ। तो मैंने कहा अगर मैं नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस पता करूंगा तो वही सिंपल मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, क्योंकि डायरेक्टली आयनिक फॉर्म में है, तो उसका मोल कितना है 1 इंटू एन। ये मेरे पास में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन हो गए। अब मैंने कहा कि भाई मुझे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो मैंने कहा मैं अगर टोटल चार्ज की बात करूं तो मैं कह सकता हूँ, अब क्या कह सकता हूँ मैं भाई, कि भाई टोटल चार्ज हमारे पास में जो होगा वो कितना आ जाएगा, भाई एल्यूमिनियम आयन Na, तो बस ये चेक कर लूँ कि एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है। तो आप जानते हैं कि भाई एक एल्यूमिनियम पे हमारे पास में कितना है, 3 यूनिट का चार्ज है, ठीक है ना भाई, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो मेरा आपसे कहना यह था कि एक एल्यूमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और हमारे पास में एल्यूमिनियम आयन कितने Na, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 3 E इंटू Na।
ये आ जाएगा। मान लीजिए आप में से किसी का मन है कि नहीं भाई हम तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो आप बेशक कैलकुलेट कर लो। आपको मालूम है भाई हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इंटू एन ए, और एन ए की वैल्यू हम सभी जानते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 कूलम। तो मेरी बात समझ रहे हो आप? सबसे पहली बात तो क्या थी? सबसे पहली बात ये थी कि मुझे ग्राम आयन दिया था, इसका मतलब वो मोल ऑफ आयन था। पहली बात तो ये होगी जहाँ गलती आप कर रहे होंगे। दूसरी बात फिर ये थी कि एल्यूमिनियम पे जो चार्ज है वो 3 यूनिट का चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है, इसलिए चार्ज जो है वो 3 इंटू ई है। हो सकता है आप एक और मिस्टेक करो कि भाई आप कहोगे 3 यूनिट का चार्ज है और आप कह दो 3 इंटू एन ए, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई, ये तो कूलम वाली यूनिट तक नहीं रखता है। तो इसलिए चार्ज जो है मैंने कहा वो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन का है, उसके हिसाब से बात आगे बढ़ानी होगी। ठीक है, आप सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाए वो एक्सेप्टेबल है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मतलब क्या काम करना है उसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये ज़रूर बताया। ओके, तो क्या अगर चार्ज बेस्ड कोई क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व कर दोगे? अगला क्वेश्चन नोट करो। टू एटम्स पी एंड क्यू फॉर्म टू कंपाउंड्स P2Q3 एंड PQ2। मैंने कहा कोई भी दो एटम हमारे पास में P और Q, और उनसे दो कंपाउंड हमने बनाने की बात की, एक हमारे पास में P2Q3 है और एक हमारे पास में PQ2 टाइप का कंपाउंड है। इफ 0.5 मोल ऑफ P2Q3 वे 9 ग्राम। ठीक है, मैंने कहा कि भाई हमारे पास में P2Q3 का ही है, एंड 0.1 मोल ऑफ PQ2 वे 1 ग्राम। देन फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q। क्वेश्चन आप समझ रहे होगे, इवन समझ क्या रहे होगे, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली 15 या 16 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके पास है ये कि भाई दो एटम P और Q हैं, मैंने कहा वो दो कंपाउंड बना रहे हैं और उनके करस्पॉन्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो आप मुझे बस इतना बता दो कि भाई हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, जैसे एक आंसर आया मेरे पास में, P का एटॉमिक वेट 6 ग्राम है और Q का 2 ग्राम है। भाई बाकी सब लोगों से आंसर चाहिए, सब लोग क्या कर रहे हैं? सुबह ही सुबह जूस पी के बैठा करो, एनर्जी रहनी चाहिए। जब तक आप एक्साइटेड होके कोई काम नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, जो काम करना है बढ़िया से करना है, या तो करना ही नहीं है, और करना है तो बढ़िया से करना है, बस सिंपल सी बात है। हाँ भाई, 6 ग्राम 2 ग्राम। बाकी और लोग बताओ जल्दी से। इतने सारे लोग जुड़े हुए हो, बाकी और लोग आंसर बताओ, या मैं नाम लेके इंडिकेट करना शुरू करूं? बताओ। 6 ग्राम एंड 2 ग्राम। ठीक है,
ओके, चलिए ठीक है, आप लोग सही आंसर बता रहे हैं भाई, 6 ग्राम और 2 ग्राम। तो मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा भी है, और बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं ये कोई टफ क्वेश्चन है बिल्कुल भी। जैसे मान लो मैं अगर पहले P2Q3 की बात करता, तो मुझे मालूम है भाई, अगर मुझे मोल दे रखा है और वेट दे रखा है, तो भाई मोल और वेट के लिए मैंने एक ही फॉर्मूला आज तक सुना है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट। चलो हम अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने कहा उसका मोल मुझे दे रखा था कितना है, 0.5 है। वेट मुझे 9 दे रखा है अपॉन मोलर वेट। तो मैंने कहा मैं अगर यहाँ से मोलर वेट कैलकुलेट करूँगा, तो मेरे पास में मोलर वेट क्या आ जाएगा, दैट इज़ 9 अपॉन 0.5। चलो ये तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, मोलर वेट 18 आ गया। इस कैलकुलेशन के हिसाब से मोलर वेट 18 आ गया। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए P का एटॉमिक वेट A ले लूँ और Q का एटॉमिक वेट B ले लूँ। तो मैं अगर अपनी तरफ से मोलर वेट निकालता तो क्या होता, 2A प्लस 3B होता, और वो क्वेश्चन के मुताबिक आ गया 18। मतलब ये एक इक्वेशन बन गई, बात खत्म यहाँ पे। अब PQ2 के लिए सॉल्व कर लें हम। तो मैंने कहा उसके लिए वही कहानी है, उसका मोल कितना दे रखा है 0.1, वेट कितना दे रखा है 1 अपॉन मोलर वेट। तो मैंने कहा मैं अगर यहाँ से मोलर वेट कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 0.1, तो ये 10 आ गया। अब मैंने कहा अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम अगर अपनी तरफ से कैलकुलेट करते तो P का एटॉमिक वेट A है और Q का एटॉमिक वेट B है, ये 10 के बराबर है। ये दूसरा इक्वेशन आ गया भाई। बस दो इक्वेशन, दो अननोन को सॉल्व करना है ना, जो कि बचपन में हमने खूब किया। अगर ऐसा है तो मैं पहले वाले इक्वेशन को ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 18। दूसरी वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, तो यह आ जाएगा 2A प्लस 4B इज इक्वल टू 20। ठीक है, मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ ये 3B माइनस 4B माइनस B आ जाएगा, 18 माइनस 22 आ जाएगा। तो B की वैल्यू आपको पता चल गई भाई 2 हो गई। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, A प्लस 2B इज इक्वल टू 10 है। मतलब मैं अगर इसमें B का वैल्यू पुट कर दूं तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा, तो यहाँ से A का वैल्यू 6 आ जाएगा। यही बताना था कि भाई हमारे पास में P का एटॉमिक वेट 6 हो जाएगा और Q का एटॉमिक वेट जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता दिया जाएगा कि हाँ भाई हमारे लिए ये रहेगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या डेटा बदल देंगे, नए डेटा के साथ रहेगा, क्वेश्चन टाइप का ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपको नजर आए। चलो अगला एक और मैं आसान सा क्वेश्चन लिखता हूँ। 5.6 लीटर ऑफ एन अननोन गैस 5.6 लीटर एट एसटीपी मेजरमेंट है, ये एट एसटीपी मेजरमेंट है वॉल्यूम, अननोन गैस वे 20 ग्राम, देन फाइंड मोलर वेट ऑफ गैस। ठीक है, हम आराम से बता देंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आसान क्वेश्चन है। और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया कि मतलब ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें अभी तक तो हमने सिर्फ मोल कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें क्या है कि मोल के दो फॉर्मूले एक साथ यूज करा लेगा तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है वैसे। 80, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्या सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को? भाई हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें, कि एक बार मुझे गैस का वॉल्यूम दे रखा है तो मैं वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से मोल कैलकुलेट कर लूँगा। तो मैं अगर वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करूँगा तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 एसटीपी मेजरमेंट था, तो मैंने कहा ये 1/4 आ जाएगा। दूसरा मुझे वेट गिवन है, तो मैंने कहा मैं वेट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लूँगा, तो 20 अपॉन मोलर वेट, भाई वेट वाला फॉर्मूला यही है। मैंने मोल कैलकुलेट किया 1/4 है मुझे मालूम है, तो मैं उसे इक्वेट करा दूँ, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास में जो मोलर वेट है वो कितना आ जाएगा, दैट इज 80। बस ये आंसर आ गया। तो
मतलब मैं क्वेश्चन इस टाइप का इसलिए करा दिया कि भाई मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब सिंपल जो है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, तो दो फॉर्मूले हम एक साथ यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है और बड़े आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये काम कर लेंगे हम आराम से। देखो तो आप ये कह सकते हैं कि मोल की कैलकुलेशन का जो एलिमेंट्री वाला पार्ट है वो मैंने अभी आपको करा दिया कि भाई सिंपल मोल कैसे कैलकुलेट करना है, एटम्स के नंबर कैसे कैलकुलेट करने हैं, मॉलिक्यूल्स के नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, मतलब बहुत सिंपल सिंपल बातें थी जो हम यहाँ पे देख पा रहे थे। ठीक है ना, जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको जो है, आपने ये काम कर ही लिया है तो नो डाउट आपका दायित्व बनता है कि आप मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। तो मैंने कहा अभी तक मैंने मोल का सिर्फ एलिमेंट्री वाला पार्ट आपको कराया है, एक काम करते हैं कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इस आगे आगे बढ़ते हैं कि भाई और हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो इस काम के लिए? बिल्कुल रेडी है। चलिए, स्लाइड सभी लोगों को नज़र आ रही है? नहीं तो मैं क्वेश्चन फिर वहीं पे पेस्ट कर दूं अपने। ठीक है, ओके। चलिए, स्लाइड अगर नज़र आ रही है तो क्वेश्चन भी नज़र आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन मैं पढ़ दूं? वैसे तो आप पढ़े लिखे हो, पढ़ ही लोगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स, बाकी आप जानते हो। आपका मन है, आप मान लो अगर कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो, और नहीं चाहते हो तो अलग से ऐसी सीट की फॉर्म में रहने दो। हाँ भाई बोलो। जूम कर दूं? अभी नहीं, दे देंगे जाके। हाँ भाई बोलो, आंसर बताओ इसका मुझे। इतना देर में लगाओ, मुझे क्वेश्चंस काफी कराने, तुम इतना धीमे धीमे आंसर बताओगे एक एक करके तो कहाँ से होगा? मतलब ये अलग अलग टाइप के आंसर कैसे आ रहे हैं? आंसर तो एक ही आना चाहिए था। कुछ लोग 1 बता रहे हैं, बाकी लोग और भी आंसर बता रहे हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स। हाँ भाई, 1 आंसर बता रहे हो आप लोग। चेक कर लें एक बार क्या? चलिए, एक आंसर थर्ड भी आया है और मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है 1। एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास में आंसर क्या होना चाहिए। मैंने कहा ये देख लेते हैं। देखो, आप ये कह सकते हो कि भाई मुझसे जो इन्फॉर्मेशन दी गई, मुझसे जो पूछा गया वो यही है कि 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स। मुझे मालूम है ग्राम एटम मतलब मोल ऑफ एटम, तो मुझे मालूम पड़ गया कि भाई यहाँ से मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम ये कितना है मेरे पास में। तो मैंने कहा दैट इज 1। भाई 1 मोल नाइट्रोजन एटम है मेरे पास में। अब अगर ऐसा रहेगा तो आप मुझे बताओ, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात की उसने, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर मैं N2 की बात करता, मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, तो वो कितना आ जाता? क्या मेरी बात से सहमत है? आपके 1/2 होता। ठीक है ना, बोलो। ये हम कह सकते थे कि 1/2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब अगर ऐसा है तो उसने कहा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो आपको नहीं लगता है कि भाई अगर मुझे N2 मॉलिक्यूल पूछे जा रहे हैं तो मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर होता है, मोल 1/2 इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के नंबर तो ये होंगे भैया 3 इंटू 10⁻23। पहला वाला हो गया गलत। ठीक है ना, आप पहला वाला आंसर बता कैसे रहे हो मुझे बताओ, तो पहला वाला तो गलत ही है। क्यों? आप देखो, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो अब मुझे बताओ। दूसरे वाले की बात करें, उसने कहा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन,
तो भाई उसका मोल कितना है, हाफ है। अगर मोल हाफ है तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 11.2 लीटर। भाई फॉर्मूले से ही निकाला मैंने, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 वाले से। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है भाई कि हमारे पास में हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, तो N2 का वेट कितना होगा, वेट ऑफ N2 कितना होगा, उसका मोल कितना है, हाफ। तो मोल इंटू मोलर वेट इज 28, तो उसका वेट कितना होगा, 14 ग्राम होगा। थर्ड वाला आंसर सही है, आप लोग थर्ड बता ही नहीं रहे हो। आप ज्यादातर वन आंसर बता रहे हो, है ना, थर्ड क्यों बता रहे हो। थर्ड आंसर है सही। आप समझ गए मेरा क्या था भाई, क्वेश्चन तो नाइट्रोजन एटम का दिया था ना, तो एटम के मोल वन थे। अगर एटम के मोल वन थे तो मॉलिक्यूल के मोल तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्यों भाई, तो मॉलिक्यूल के मोल हाफ हो जाएंगे, क्योंकि दो नाइट्रोजन एटम से मिलके एक N2 मॉलिक्यूल बना है। बताओ क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप। अरे बोलो, कुछ तो बोलो भाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, समझ गए आपने गलती कहाँ की थी। भाई आपको जो क्वेश्चन में दिया था वो नाइट्रोजन एटम दिया था, और आप मुझे लग रहा है यही गलती कर रहे हो। ये एटम के मोल कितने थे, वन थे, तो मॉलिक्यूल के मोल तो हाफ हो जाएंगे, क्योंकि दो नाइट्रोजन एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब अगर मेरे पास में हाफ मोल हो गए, तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में, अरे बेटा अब इससे ज्यादा क्या लिखा होगा, क्वेश्चन में साफ साफ तो लिखा है नाइट्रोजन एटम। अब इससे ज्यादा एग्जामिनर क्या करेगा, खुद आके बोलना पड़ेगा उसे, फिर तो लिखने वाला मामला ही खत्म हो जाएगा। भाई ये तो मैक्सिमम जो लिख सकता था बेचारे ने लिख दिया। अब इसके आगे लिखने के लिए, इसके आगे समझाने के लिए उसे खुद आना पड़ेगा एग्जामिनर को कि भैया मैं एक पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हम्म, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलिए, बढ़िया बात है वैसे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इवन ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्लास में सॉल्व भी किया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी कर रखा है। फटाफट से आंसर बताओ बिना देर किए। आपके पास में 27 मिनट है, और मैं चाहता हूँ 27 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करूँ। नहीं, हम नाइट्रोजन बेटा N2 कंसिडर नहीं करेंगे, खुद तो उसने लिखा है ना कि नाइट्रोजन एटम। जब एटम लिखा है तो आप मॉलिक्यूल कैसे कंसिडर कर लोगे, आप खुद सोचो ना इस बात को। भाई हमारा कंसिडरेशन सिर्फ नाइट्रोजन होता तो N2 माना जाता। भाई उसने तो नाइट्रोजन एटम लिख के दिया है, तो नाइट्रोजन एटम लिख के दिया तो हमारा कंसिडरेशन का क्राइटेरिया खत्म वहां पे। क्वेश्चन पढ़ो अगला। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। फटाफट से बताओ, जल्दी से, टाइम मत लगाओ। डी 114 इंटू 10⁻23। हाँ भाई, क्या सभी को आंसर मिला, डी। मिलेगा, आराम से मिलेगा। भाई मुझे इस बार मोल दे रखा है, मैंने कहा अगर मुझे मोल मालूम है तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करूं सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन मुझे आती है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है भाई, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, एक ही आंसर है। ठीक है ना, तो आपको मालूम है इसका मोल वन है, इंटू एन, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स बताने होंगे, तो एटम्स के लिए हमें मालूम है सबको, क्या करते हैं हम भाई, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके एक मॉलिक्यूल हम चेक करेंगे 19 एटम है, इंटू एन ए। ठीक है, आप बेशक एन ए की वैल्यू रख लीजिए, तो 19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं भाई इट इज़ 114 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आंसर हम टिक कर देंगे भाई, हमारे लिए ये हो जाए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम CO2। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से बताओ एकदम। थर्ड आंसर है, ठीक है, थर्ड। हाँ भाई, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं, बाकी लोग क्यों सो रहे हैं सबके सब।
आदिल फारूक, आपने एक भी आंसर नहीं बताया अभी तक पूरी क्लास में। आदिल फारूक भाई साहब, आपने पहला आंसर बताया मुझे। ठीक है, थर्ड आएगा आंसर। हाँ, ओके। देख, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए, फिर हम जानते हैं वही काम करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूल निकालना है, बाद में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने कहा आपसे कि भाई मैं अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मालूम है मॉलिक्यूल्स इज मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, उसका मोल कितना आ जाएगा, वेट अपॉन मोलर वेट इंटू एन। तो आप ये कह सकते हैं भाई मोल कितना आ गया, एन। किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को कोई एतराज भी नहीं है। दूसरा मैंने कहा मुझे तो भाई एटम्स बताने थे, तो मैं जानता हूँ भाई एटम्स के लिए क्या काम करना है मुझे। एटम्स के लिए एक मॉलिक्यूल में जितना एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तीन, दो ऑक्सीजन का और एक कार्बन का, इंटू एन ए। तो मैं कह सकता हूँ भैया आ जाएगा 3 इंटू एन ए। एन ए 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। और मैं उसे अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1.806 इंटू 10⁻24। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचिए। हाउ मैनी ग्राम्स आर कंटेन्ड इन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है, बस देखना और टिक करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। बी 23 ग्राम, ठीक है, टिक कर दिया जाए। भाई हमें मालूम है 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब क्या है, 1 मोल सोडियम। अब ये बात किसे नहीं मालूम है कि भाई 1 मोल सोडियम का वेट 23 ग्राम होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। 8 ग्राम of oxygen has the same number of molecules as are present in। फटाफट से बताओ, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ए, ठीक है, देख लें। तो उसने कहा कि इस बार बात हो रही है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे मोल सेम हो जाएंगे वहीं तो मॉलिक्यूल के नंबर सेम होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सबसे पहले 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल है ये कैलकुलेट कर लूँ। तो मैंने कहा उसका मोल कितना आ जाएगा, वेट अपॉन मोलर वेट। तो आप ये कह सकते हैं भाई उसका मोल 1/4 आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि भाई किस केस में मोल 1/4 होगा। जिनके मोल बराबर होते हैं उनके मॉलिक्यूल के नंबर भी बराबर होते हैं। तो मान लो अगर मैं पहला वाला ऑप्शन चेक करूं, मैं मोल कैलकुलेट करूं, तो मोल कितना है, वेट अपॉन मोलर वेट। सीओ का मोलर वेट 28 है, हम देखेंगे उसका मोल 1/4 हो गया। अब आप जानते हैं भाई दोनों की मोल बराबर है, मतलब मॉलिक्यूल के नंबर भी बराबर है। बाकी आप चेक कर लो, किसी में ये काम नहीं हो रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and 2.24 liter of hydrogen at STP are mixed in a container. The total number of molecules present in the container will be। बड़ा आराम भाई, मतलब वो हो सकता है कि नेट का दिक्कत हो थोड़ा होता आपका, है ना। क्योंकि मतलब मेरे बाकी अच्छा और लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। तो नेट की दिक्कत होती है बेटा, देखो आप भी जानते हो ये सब तो चीज़ें वही नेट वाली रहती हैं। नेट थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है आप लोगों का तो प्रॉब्लम आ जाती है ना। मान लो या हमारा ही ख़राब हो जाए गलती से तब भी ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो कोई नहीं, वीडियो हम अपलोड कर ही देंगे, तो जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है उसे वीडियो में बाद में देख लेना। अभी जैसे मतलब देख पा रहे हो वैसे देख लो, नहीं इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। टू, आप लोग मुझे जो आंसर बता रहे हो ज़्यादातर लोगों का आंसर 2 आ रहा है, ठीक है ना। चेक कर लें। देखो मुझसे कहा गया कि मैंने 4.4 ग्राम CO2 ले रखा और इतना हाइड्रोजन आर मिक्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं मुझसे। तो मैं जानता हूँ भाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर निकालना है। तो मैं क्यों ना टोटल मोल कैलकुलेट कर लूँ। टोटल मोल का मतलब है
कि मैं CO2 का मोल भी कैलकुलेट कर लूँ और हाइड्रोजन का मोल भी कैलकुलेट कर लूँ। तो चलो पहले मैं CO2 का मोल कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा मोल ऑफ CO2 कितना आ जाएगा मेरे पास में, मैंने कहा CO2 का मोल आ जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट जो कि 44 है, तो वो 0.1 आ गया, उसे अभी रहने देते हैं। लाइकवाइज मैं मोल ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लूँ तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, वॉल्यूम अपॉन 22.4, मतलब वो भी मेरे लिए कितना आ गया, 0.1 आ गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो टोटल मोल कितना आ जाएगा मेरे पास में, तो मैंने कहा कि भाई टोटल मोल कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 0.1 प्लस 0.1 मतलब मोल हो गया 0.2। मुझसे कहा गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। तो हम सभी जानते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो उसका मोल कितना है 0.2 इंटू एन ए, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख लूँ 6 इंटू 10⁻23। आप उसे सॉल्व कर लीजिए तो वो कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका तो आंसर भी याद होगा जहाँ तक आप लोगों को, ये आया हुआ है क्वेश्चन आप लोगों से, किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेटा ऑलरेडी ये जो बड़े फॉन्ट पे ही है, मैं इससे और बड़ा फॉन्ट करूँगा तो मेरा डिज़ाइन बिगड़ जाएगा इसका पूरा। बोलो भाई आंसर बताओ, क्या कर रहे हो। ये तो डायरेक्ट याद रहता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी होती है कोई, क्या आप कैलकुलेशन करने चले हो। उसने कहा कि वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। भाई कार्बन एटम का जो मास लिया जाता है वो 1/12 लेते हैं हम। उसने कहा कि अगर हम 1/12 की जगह पे 1/6 ले लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, बताओ आंसर। ठीक है, जो मोल ऑफ वन सब्सटेंस है, वन मोल का मास कितना हो जाएगा, उसका कहना है कि सेम रहेगा, डबल हो जाएगा। तो भाई ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को याद भी होगा, इतना फेमस क्वेश्चन है, मतलब इससे फेमस क्वेश्चन तो बहुत ही रेयरली मिलेगा आपको। बताओ भाई, अभी तक एक ही आंसर आया है मेरे पास में जो सही है, कुछ लोगों से तो सही आंसर मिलने चाहिए ना। देखो आंसर, आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व नहीं किए थे क्या, रिमेन्स अनचेंज्ड। उसने कहा कि अगर हमने 1/12 की जगह पे 1/6 कंसिडर किया होता, एक कार्बन एटम का मास, तो फिर एक मोल का अगर हमने 1/6 कंसिडर किया होता तो उसके बेसिस पे क्या होता, अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू बदल जाती। और मैंने कहा मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन तो नहीं मैं करके दिखा पाऊंगा, और मैंने कहा अगर अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू बदलती तो वापस फिर हम मल्टीप्लाई करते तो सेम वैल्यू निकल के आती हमारे पास में 1 मोल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे मान लो हम कार्बन के अलावा मान लो ऑक्सीजन की ले लेते, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को अगर स्केल लिया जाता तो एटॉमिक मास सबके बदल जाते, एटॉमिक मास नहीं बदलते। तो आंसर जो है वो क्या रहता है, हमेशा रिमेन्स अनचेंज। जो किसी भी एक मोल सब्सटेंस का मास नहीं बदलेगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन से वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे कभी गौर किया इस बात पे, गौर करने वाली बात मैं बताता हूँ किस पे, कि जब मैंने आपसे कहा था कि भाई 23 AMU जो है वो एक सोडियम एटम का मास है, और 23 ग्राम जो है वो एक मोल सोडियम एटम का मास है। तो बस चेंज जो हुआ था वो इन एएमयू और ग्राम में हुआ था। न्यूमेरिकल वैल्यू कभी बदली है किसी एटम के लिए, कभी नहीं बदली है। भाई जो मास एएमयू में होता है वही ग्राम में होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो 1 AMU की वैल्यू होती है हमारे पास में, और हम जब उसे Na अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू लौट के क्या आती है, 1 निकल के आ जाती है, वो वैल्यू नहीं बदलती है। तो इसीलिए मैंने कहा जो मास है अगर हम स्केल बदल भी देंगे तब भी नहीं बदलेगा,
स्केल बदलने के बाद में मास क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो काफी फेमस है, प्रीवियस ईयर्स में आया भी है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो बहुत आसान है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। बी। बोलो भाई, क्या कर रहे हो बाकी लोग। बी। दो नेट तो आप लोग अपने घर पे ना, मैं बताऊं, फाइबर अगर है उधर तो फाइबर लगवा लो, ठीक है ना। नहीं तो नेट कनेक्शन लगवा लो, क्योंकि आपको इस साल पूरी साल नेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सिर्फ मोबाइल के नेट पर डिपेंडेंसी मत शो करो। ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये महीने का खर्चा पड़ता है हार्डली जो है, ठीक है ना। आप लोगों को जितना मतलब बहुत हैवी वाला नेट भी नहीं चाहिए। हम लोगों को तो मान लो क्लासेस लेनी होती हैं तो हमें बड़े बड़े नेट यूज़ करने पड़े। तो आप लोग मतलब कोई भी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर लो, या कोई नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है वो अपने फाइबर ठीक है डालते हैं लोग, तो वो नेट लगवा लो कि इस साल आपको रेगुलर ज़रूरत पड़ेगी। कि आपको मान लो बाद में भी क्लासेस कभी भी ऑफ ऑनलाइन हमें लेनी है, आपको वीडियोस प्रोवाइड करनी है, तो ओवरऑल पूरी साल ही आपको करनी है। हाँ, जहाँ जियो फाइबर है उससे बढ़िया कोई नहीं है। जहाँ जियो फाइबर है वहाँ जियो फाइबर वाले अपना जियो फाइबर लगवा लो, ठीक है ना। लेकिन नेट का बंदोबस्त कर लो कि वो आपको रिक्वायर्ड पूरी साल है। आप ये मत सोचो कि 15 अक्टूबर को क्लास खुल जाएंगी तो फिर नेट की रिक्वायरमेंट आपकी खत्म हो जाएगी। वो खत्म नहीं होगी, नेट की रिक्वायरमेंट है इस साल पूरी। क्वेश्चन समझ आए, ठीक है ना। गुड, जियो फाइबर लगेगा फिर मस्त एकदम आराम से स्पीड आया करेगी आप लोगों के। देखो, मैंने कहा कि हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो हम जानते हैं कि भाई अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए तो जिसमें मोल सबसे ज़्यादा होंगे। और क्योंकि तो वॉल्यूम दे रखे हैं, अगर मान लो मैं कैलकुलेट करने बैठा भी तो यहाँ पे पहले वाले केस में मोल कितना आएगा, वॉल्यूम 400 ml है अपॉन 22 400, ये आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब दूसरे वाले केस में मैं सॉल्व करूँगा तो वही 500 अपॉन 22 400। क्या बाकी के दो ऑप्शन और लिखने की ज़रूरत है मुझे, नहीं है। भाई आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा मतलब मोल भी ज़्यादा, मोल भी ज़्यादा मतलब मॉलिक्यूल भी ज़्यादा, बात हो गई ख़त्म। चलो अगला क्वेश्चन देखो। Avogadro number of rupees can be spent in years if 10 lakh rupees spent per second। मतलब ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस एक शौक में क्वेश्चन दिया। कौन सा वाला रिपीट करना है भैया, पिछला वाला ना। आप देखो ये वॉल्यूम दे रखे हैं आपको, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा आप थर्ड वाले में मोल कैलकुलेट कर लो। भाई आप थर्ड वाले में अगर मोल कैलकुलेट करोगे तो उसका वॉल्यूम कितना है, 250 ml है अपॉन 22 400। आप फोर्थ वाले में भी मोल कैलकुलेट कर लो तो उसका मोल कितना होगा, 150 अपॉन 22 400। अब साहिल भाई आप ये देखो इन सब में से कौन सा वॉल्यूम मतलब मोल सबसे ज़्यादा है। जिसका मोल सबसे ज़्यादा है वही क्या होगा, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, इसलिए वो आंसर हो गया। हाँ भाई, मैंने कहा मुझे जो ये बताना है 9 का ए, 9 कहाँ है, अच्छा ये वाला, हाँ 9 का ए मतलब 10 की पावर 10 ईयर्स, ठीक है सही आंसर है आपका। ये तो मतलब यूनिटरी मेथड बेस्ड है, इसमें केमिस्ट्री का कोई मतलब कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ भाई, मतलब ये तो सिंपल है कि भाई मेरे पास में कितने रुपए हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैंने कहा मेरे पास में इतने रुपए हैं, ठीक है। मेरे पास नहीं है, पहली बात मैं बता दूं, मेरे पास इतने रुपए होते तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता पक्का एकदम, है ना। मैं मस्त एकदम घूम रहा होता इतने रुपए लेके, तो इतने रुपए लेने के बाद मैं अमीरी से अमीर होता, ये बात तय थी। मेरे पास है ही नहीं इतने रुपए। इसके क्या, इसके हाफ, इसका 1/10 1/4 कुछ हो जाए तो भी ना पढ़ाऊँ मैं आपको। तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने रुपए हो तो किसी पे। वैसे है नहीं, मैंने कहा ना कि अंबानी से अमीर हो जाओगे अगर इतने रुपए हो। तो शायद मतलब जो अपने वो भाई साहब है अमेजन वाले भैया जो हैं, उनका भी इतना नहीं होगा। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो मैंने कहा भाई इतने रुपए हैं। उससे कहा कि आपको एक मौका मिला है, ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप 10 लाख रुपए पर सेकंड खर्च कर लो। मैंने कहा अगर मैं 10 लाख रुपए पर सेकंड खर्च करूं तो मुझे जानना है कि भाई कितने ईयर में ये खर्च हो पाएंगे। तो ठीक है, आप कह सकते हो भाई हमारे पास में 6.022 रुपये है, और आप ये कह सकते हो भाई उसे खर्च करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए पर सेकंड मिला है। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट को आवर में कन्वर्ट करो, आवर को दिन में कन्वर्ट करो, और दिन, मैंने सही किया कुछ गलती कर दी? ठीक है, मैंने कहा कि भाई हमारे पास में, अरे यार ये बड़ी दिक्कत है। तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में ठीक इतने रुपए थे। मैंने कहा उससे मेरे पास में 10 लाख रुपीज़ पर सेकंड खर्च करने का मौका मिला था। तो मैंने कहा 10 सेकंड में, मतलब सॉरी 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने कहा 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, या 1 मिनट में ये इतने हो जाएंगे, 1 घंटे में इतने हो जाएंगे, 1 दिन में हम देखेंगे तो इतने हो जाएंगे, और 1 साल में 365। मतलब मेरे हिसाब से इसी को कैलकुलेट करके वैल्यू 10 की पावर 10 इंटू 1.91 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं भाई इतने रुपए आपको इतना टाइम लगेगा इसे खर्च करने। तो खैर मतलब मैंने कहा कोई ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिया मैंने आपको कि भाई आप देख लो कि इतना ज़्यादा रुपए है कि अगर आपने 10 लाख रुपए पर सेकंड भी खर्च किया तो 10 की पावर 10 ईयर्स आपको खर्च करने में लगेंगे। तो फिर इसलिए तो मैं कह रहा कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं 10 की पावर 10 साल थोड़ी जिंदा रहूंगा। क्यों भाई, 100 साल जिंदा रहना आजकल मुश्किल हो गया आदमी के लिए। ऊपर से कोरोना का टाइम और आप जानते हैं गलत ही चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन। एक आंसर आया मेरे पास में डी। ठीक है, एक आंसर बीच में बी भी आया हुआ है। दो तरह के आंसर मिल रहे हैं क्वेश्चन में, कुछ लोगों का डी आ रहा है और कुछ लोगों का बी आ रहा है। बी है, ठीक है देख लेते हैं। देखो मुझसे कहा गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 8 ग्राम ओजोन। तो भाई ठीक है, मैं जानता हूँ एटम्स कैलकुलेट करने का एक ही तरीका तो रहा है, सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लिया जाए। तो मैंने कहा अगर मैं मोल कैलकुलेट करूंगा देन इट इज़ वेट अपॉन मोलर वेट। हम जानते हैं भाई ओजोन में 3 ऑक्सीजन है तो वो कितना 48 आ जाएगा। ये मोल आ गया मेरे पास में। उसने कहा नंबर ऑफ एटम्स बताओ। तो मैंने कहा नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे भाई, 8/48 ये मोल है। मैं इसे अगर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल। और मुझे मालूम है कि भाई एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो एटम्स के लिए मैं उसे 3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर हम उसे सॉल्व कर लें तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में 16 टाइम्स चला जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 3। मैंने क्या कैलकुलेशन गलत कर दिया, सही किया है? सही किया है क्या? कुछ ऐसा आ रहा है मेरा तो आंसर, 3 × 10⁻23। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने गलत कर दी? अरे क्यों गलत क्यों कर दी, ऐसा क्या गलती कर दी मैंने? अरे आपका आंसर Na/2 है। हाँ, आपका आंसर जो है वो ये है 6 × 10⁻23/2। इसी को मैंने लिख दिया 3 × 10⁻23, इसलिए आपने कह दिया गलती हो गई। हम्म। ठीक है, देखो मतलब हो सकता है कि मतलब ये होता है ना भाई, सॉल्व कर रहे हैं नहीं दिमाग गया, कोई कैलकुलेशन गलत हो गई। मैं ये नहीं कहता कि नहीं गलत हो, कभी हो तो आप मुझे बता देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, आंसर बताओ जल्दी से। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 5.23 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा?
बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम खत्म होने वाला है भाई। कम से कम 15 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दो आप इस क्लास में। हाँ भाई, आंसर 2। दो लोगों ने आंसर बताया, आंसर 2। एक आंसर ए आया हुआ है। सिंपल है भाई, मॉलिक्यूल तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है और कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल कैलकुलेट कर लूँ। मुझे वेट दे रखा है तो मोल क्या होगा, वेट अपॉन मोलर वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये आ जाएगा। कुल मिला के बस मुझे इसी को सॉल्व करना है। और जहाँ तक आप लोग जैसा कि बता रहे हो, मेरे हिसाब से शायद कैलकुलेशन पे ये वैल्यू यही आनी चाहिए, 1.75 इंटू 10 की पावर 22। हाँ सॉरी, एटॉम मोलर वेट 180। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, हम सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ वाटर वेपर एट STP? 4, 2.69 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, हाँ भाई, क्या सभी को आंसर मिल गया? ओके गुड। दो फिर से वही मॉलिक्यूल पूछे, हम जानते हैं भाई मॉलिक्यूल के लिए तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। मैंने 1 ml वाटर वेपर ले रखा है, वेपर लिया तो वॉल्यूम 1 ml है, अपॉन 22,400, ये मोल आ गया मेरे पास में। अगर मुझे मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो मैं अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। और जैसा कि आप लोग बता रहे हो कि इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2.69 इंटू 10 की पावर 90। ठीक है, चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, इससे आसान कुछ नहीं है। हाँ मैं भेज दूंगा, सारे क्वेश्चन PDF में भेज दूंगा। नहीं, बाकी क्वेश्चंस तो मैं खुद कराऊंगा, जो सॉल्व करा दिए वो मैं भेज दूंगा। बाकी क्वेश्चन तो आपके घर पे बैठने वाले वो ना, आदत का मुझे भरोसा नहीं है आप लोगों पे, मैं भरोसा नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, इसलिए मैं अपने साथ ही कराऊंगा क्वेश्चंस को। हाँ भाई, आंसर बोलो डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, देख ले, उसका कैलकुलेट मास इन 2 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। तो हमें मालूम है 2 ग्राम एटम मतलब क्या है, 2 मोल एटम हो गए मेरे पास में, 2 मोल एटम ऑफ मैग्नीशियम है। हमें मालूम है भाई मैग्नीशियम के एक मोल का वेट कितना होता है, 24 ग्राम। तो 2 मोल का वेट कितना आ जाएगा, 48 ग्राम। ठीक है, नहीं ऑप्शन में तो ना सही, हम नन ऑफ दिस कह देंगे, वो ऑप्शन इसलिए बना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट से बता दो, फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे कल। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 2n मॉलिक्यूल, 2n का मतलब n वही अवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो 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 जल्दी बोलो, 88 ग्राम। ठीक है ना, 2n मॉलिक्यूल, n मैंने कहा क्या है, अवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप मोल कैलकुलेट भी करो तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, 2n है अपॉन अवोगाड्रो नंबर, तो 2 मोल आ जाएगा। आप जानते हो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट, मोलर वेट 44 ग्राम है। तो मैंने कहा अगर मैंने वेट कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा, 88 ग्राम। वैसे तो डायरेक्टली बता देते हैं, हमको ऐसी बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, चलिए तो आप एक बार इन सारी चीज़ों को देखिए, है ना। बाकी अगले लेक्चर में आपसे